टॉपिक इरेक्ट पोस्चर एंड बाइपीडियल लोकोमोशन। दो पैरों पर चलने से मतलब बाइपीडियल लोकोमोशन से हमारे स्केलेटन में क्या क्या मेजर चेंजेस आए। कहाँ से शुरू करें? शायद पैरों से। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम। राइट, पैरों से ही शुरू करते हैं। तो एक बड़ा चेंज, हमारा बिग टो नॉन ओपोजिबल हो गया। मतलब हम उसे चीजें पकड़ने के लिए इफेक्टिवली यूज नहीं कर सकते, अनलाइक चिंपैंजीज जिनके हाथों और पैरों दोनों में ओपोजिबल टो होता है। अच्छा। हाँ, और हमारे बाकी टोज भी छोटे हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट, फुट आर्च डेवलप हुआ। अगर कोई जमीन पर पैर रखे तो एक कर्व सा दिखता है ना, वही फुट आर्च है। ये आर्च बॉडी वेट को डिस्ट्रीब्यूट करने और बैलेंस मेंटेन करने में क्रूशियल हेल्प करता है। हाँ हाँ। जिन लोगों का फ्लैट फुट होता है, मतलब ये आर्च मिसिंग होता है, उन्हें दौड़ने और बैलेंस करने में डिफिकल्टी हो सकती है, क्योंकि बॉडी वेट सेंटर में कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, जिससे वो टॉपलिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। सोचने वाली बात है, अगर ये आर्च ना होता तो एफिशिएंटली चलना कितना डिफिकल्ट होता है ना। ये आर्च वेट को पूरे फुट पर इवनली स्प्रेड करता है स्टेबिलिटी के लिए। इंटरेस्टिंग। अब आते हैं लेग पर। फीमर बोन यानी जांघ की हड्डी वो लंबी हो गई। एक्चुअली ये ह्यूमन बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन है, हमारी हाइट का करीब 20 से 22% हिस्सा। ओह। कंपेयर करें गोरिल्ला से तो उनमें ये सिर्फ 11-12% होती है। लंबी फीमर ने बाइपेडल वॉकिंग को ज्यादा एफिशिएंट बनाया, और फीमर का निचला हिस्सा जो नी जॉइंट बनाता है, जिसे फीमर कॉन्डाइल कहते हैं, वो भी ब्रॉडन हो गया यानी चौड़ा हो गया। इससे क्या फायदा हुआ होगा? सिंपल फिजिक्स है, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। तो एरिया बढ़ने से नी जॉइंट पे प्रेशर कम हुआ और वेट ट्रांसमिशन मतलब अपर बॉडी से लोअर बॉडी तक बेहतर हुआ। एक और इंटरेस्टिंग बात, फीमर सीधी नीचे नहीं जाती, बल्कि अंदर की तरफ स्लाइटली एंगल्ड है। अगर ये स्ट्रेट होती तो चलते वक्त पैर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बाहर जाते और बैलेंस बिगड़ जाता। ये इनवर्ड एंगल एफिशिएंट बाइपीडल वॉकिंग को प्रमोट करता है। अच्छा, ये एंगल भी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। फिर नी जॉइंट भी चौड़ा हुआ, वेट को बेटर सपोर्ट करने के लिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज है डिग्री ऑफ नी एक्सटेंशन। चलते वक्त घुटना कितना स्ट्रेट रहता है, ह्यूमंस में ये कम हो गया है। हम घुटने काफी हद तक सीधे रखकर चलते हैं। हाँ, चिंपैंजीज को देखा है, वो घुटने मोड़ कर चलते हैं। एग्जैक्टली, उनके घुटने चलते वक्त काफी बेंट रहते हैं, इसलिए उन्हें चलने में ज्यादा एनर्जी लगती है। कम नी एक्सटेंशन से हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पैर के ऊपर रहता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है और एनर्जी कंजर्व होती है। ओके, और पेल्विस, उसमें क्या बदलाव आए? पेल्विस बेसन शेप्ड हो गया, जैसे एक बोल की तरह। ये नीचे के ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है और अपर बॉडी से लोअर लिम्स तक वेट इफेक्टिवली ट्रांसमिट करता है। ह्यूमन पेल्विस गोरिल्लास की तुलना में वाइडर और शॉर्टर हो गया है। गोरिल्लास का पेल्विस लंबा होता है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग चैलेंज भी सामने आता है, जिसे ऑब्स्टेट्रिकल डायलेमा कहते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिकल डायलेमा, वो क्या है? देखिए, एफिशिएंट वॉकिंग के लिए पेल्विस का थोड़ा नैरो होना फायदेमंद था, लेकिन फीमेल पेल्विस को चाइल्ड बर्थ के लिए ब्रॉड होना जरूरी था, ताकि बेबी का हेड पेल्विक आउटलेट से सेफली पास हो सके। तो एवोल्यूशन ने एक तरह का कॉम्प्रोमाइज किया, अ बैलेंस बिटवीन बीइंग नैरो इनफ फॉर एफिशिएंट वॉकिंग एंड ब्रॉड इनफ फॉर चाइल्ड बर्थ। वाओ, नेचर का बैलेंस। हाँ, अब आते हैं आर्म्स एंड हैंड्स पर। जब हमने हाथों से चलना बंद कर दिया, मतलब क्वाड्रोपेडलिज्म से बाइपेडलिज्म पर शिफ्ट हुए, तो हाथ लोकोमोशन के लिए इसेंशियल नहीं रहे। हैंड बोन्स ज्यादा टेंडर हो गई, मतलब कम रोबस्ट, क्योंकि उन्हें अब बॉडी वेट सपोर्ट नहीं करना था। फोर लिम्स छोटे हो गए कंपेयर टू गोरिल्लास जो नकल वॉकिंग करते हैं और जिनके फोर लिम्स लंबे होते हैं। राइट। हमारी फिंगर्स कम कर्व्ड हुई, ज्यादा स्ट्रेट होने लगी। अर्ली एंसेस्टर्स में शायद क्लॉज थे जो क्लाइंबिंग में हेल्प करते होंगे, उनकी जगह फ्लैट नेल्स आ गए। और सबसे इंपॉर्टेंट, फिंगर टिप्स पर टैक्टाइल पैड्स डेवलप हुए। ये हाईली सेंसिटिव सेंसरी एरियाज हैं, जिनसे हम टेक्सचर, टेम्परेचर, शेप जैसी चीजें फील कर सकते हैं। सोचिए, हाथों के फ्री होने से कितनी पॉसिबिलिटीज ओपन अप हो गई। फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हुए, ऑब्जेक्ट्स को प्रिसाइजली मैनिपुलेट करने की एबिलिटी आई। हाँ, टूल्स बनाने के लिए ये जरूरी रहा होगा। बिल्कुल। और फाइनली स्पाइन, इसमें एक डिस्टिंक्ट एस शेप्ड कर्व डेवलप हुआ। अगर स्पाइन स्ट्रेट होती तो जंपिंग या वॉकिंग के दौरान शॉक्स ठीक से अब्सॉर्ब नहीं हो पाते और स्पाइन के फ्रैक्चर होने का रिस्क ज्यादा होता। ये एस शेप्ड कर्व एक नेचुरल शॉक अब्सॉर्बर की तरह काम करता है और बॉडी को अपराइट पोस्चर में बैलेंस करने में हेल्प करता है। गोरिल्ला या चिंपैंजी की स्पाइन देखें, वो ज्यादा स्ट्रेट होती है, एक सी शेप में, क्योंकि वो प्राइमरीली बाइपीडल नहीं है। ये सारे स्केलेटल चेंजेस बाइपीडलिज्म के लिए की एडेप्टेशंस थे। वाओ, कितने सारे इंटरकनेक्टेड चेंजेस सिर्फ दो पैरों पर एफिशिएंटली चलने के लिए। हर बॉडी पार्ट ऑप्टिमाइज्ड हुआ है। इट रियली शोज कि इवोल्यूशन कैसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, ऑप्टिमाइजिंग फॉर फंक्शन। नेक्स्ट बायोलॉजिकल फैक्टर है टॉपिक चेंजेस इन द फेस एंड टीथ। हमारा चेहरा और दांत कैसे बदले, स्कल कैसे रिमॉडल हुआ इस प्रोसेस में। हाँ, इसमें भी काफी सिग्निफिकेंट बदलाव आए हैं। सबसे बड़ा ड्राइवर था ब्रेन साइज का इंक्रीज होना। हमारे अर्ली एंसेस्टर्स का एवरेज ब्रेन साइज लगभग 400 सीसी था, जबकि मॉडर्न ह्यूमंस का एवरेज करीब 1400 सीसी है। अब ये ब्रेन ग्रोथ प्राइमरीली वर्टिकली हुआ, ऊपर की तरफ, न कि हॉरिजॉन्टली। अगर हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड होता तो स्कल बहुत वाइड हो जाता और इम्बैलेंस्ड हो जाता, मूवमेंट में दिक्कत होती। अच्छा, वर्टिकल ग्रोथ। हाँ, वर्टिकल ग्रोथ से फ्रंटल बोन यानी माथे की हड्डी प्रोमिनेंट हुई और क्रेनियल वॉल्ट, स्कल का वो हिस्सा जहां ब्रेन रहता है, ऊपर की तरफ एक्सपैंड हुआ। गोरिल्लास में देखें, फ्रंटल बोन ऑलमोस्ट एब्सेंट होती है, फोरहेड पीछे की तरफ स्लोप्ड होता है। इस वर्टिकल एक्सपेंशन का एक कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि फेस नीचे से कंप्रेस हुआ और ओवरऑल फ्लैटर हो गया कंपेयर्ड टू एप्स। ओके, और वो भौहों के ऊपर की हड्डी सुप्राऑर्बिटल रिजेस। सुप्राऑर्बिटल रिजेस, हाँ, ये रिजेस जो एप्स में काफी प्रोमिनेंट होते हैं, हम में काफी रिड्यूस हो गए, स्कल रिलेटिवली स्मूथ हो गया।
इसका कनेक्शन भी पॉस्चर से है। पहले जब फोरेमन मैग्नम स्कल बेस का वो होल जहां से स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट होती है स्कल के पीछे की तरफ था, तो सिर को सीधा रखने के लिए हेवी नेक मसल्स को इन रिजेस पर एंकर करके काफी जोर लगाना पड़ता था। अब बाइपेडिलिज्म के कारण फोरेमन मैग्नम स्कल के बेस के सेंटर में शिफ्ट हो गया, तो स्कल स्पाइन पर नेचुरली बैलेंस्ड है, इसलिए उन हेवी रिजेस की जरूरत नहीं रही और वो ग्रेजुअली रिड्यूस हो गए। गोरिल्लाज में ये रिजेस अभी भी काफी प्रोमिनेंट होते हैं। मेक सेंस। और नाक, नोज। फेशियल कंप्रेशन की वजह से हमारी नाक, नोज बाहर की तरफ प्रोट्रूड करने लगी रादर देन बीइंग ब्रॉड एंड फ्लैट लाइक इन मेनी एप्स। और जॉज एंड टीथ, वो छोटे हो गए, राइट? हाँ, जॉज मतलब मैक्सिला अपर जॉ और मैंडिबल लोअर जॉ, वो भी छोटे हो गए। इसके मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो स्कल का वर्टिकल ग्रोथ और फेशियल कंप्रेशन, दूसरा बर्थ कैनाल साइज लिमिटेशंस भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है, और तीसरा कल्चरल फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे हाथ फ्री होने के बाद मुंह का टूल की तरह यूज कम होना और कुक्ड फूड का कंजम्पशन जो कि सॉफ्टर था। जॉज छोटे हुए तो नेचुरली टीथ भी छोटे हो गए। कैनाइन्स, वो नुकीले दांत जो शायद पहले रॉ मीट टीयर करने या ऑब्जेक्ट्स होल्ड करने में ज्यादा यूज होते थे, वो भी सिग्निफिकेंटली छोटे हो गए। जब कैनाइन्स बड़े थे तो लोअर जॉ में उनके फिट होने के लिए एक गैप होता था जिसे डायस्टेमा कहते हैं। कैनाइन छोटे होने पर ये डायस्टेमा भी डिसअपीयर हो गया। कभी सोचा है कि हमारे दांत एप से इतने डिफरेंट क्यों हैं? डाइट और टूल यूज ने कितना इन्फ्लुएंस किया? बिल्कुल। और चिन, ये तो सिर्फ ह्यूमंस में होती है। हाँ, मॉडर्न ह्यूमंस में एक डिस्टिंक्ट चिन होती है जो हमारे एंसेस्टर्स या लिविंग एप्स में नहीं होती। इसके एवोल्यूशन के एग्जैक्ट रीजंस पर अभी भी डिबेट है। एक हाइपोथेसिस है कि जब लोअर जॉ छोटा हुआ तो उसे स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी देने के लिए चिन डेवलप हुई, खासकर स्पीकिंग या चूइंग के वक्त जो मैकेनिकल स्ट्रेस पड़ता है उसे काउंटर करने के लिए। दूसरी हाइपोथेसिस सेक्सुअल सिलेक्शन की है कि चिन को एक अट्रैक्टिव फेशियल फीचर माना जाता था, इसलिए ये ट्रेट सिलेक्ट हुई ओवर टाइम। क्या लगता है कौन सा रीजन ज्यादा प्लॉजिबल है, द मैकेनिकल स्ट्रेस हाइपोथेसिस या द अट्रैक्टिवनेस वन? एक सोचने वाली बात है। दोनों ही पॉसिबल लगते हैं। तो चेहरे का हर फीचर इवॉल्व हुआ है, ब्रेन साइज से लेकर डाइट और टूल यूज तक सब कुछ इंट्रिकेटली कनेक्टेड है। हर बदलाव के पीछे मल्टीपल इंटरैक्टिंग फैक्टर्स हैं। दिस इज फैसिनेटिंग। और फाइनली बायोलॉजिकल फैक्टर्स में तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। हमारा ब्रेन इतना स्पेशल क्यों है? क्या सिर्फ साइज काफी है या कुछ और भी है? हाँ, ब्रेन एवोल्यूशन एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है ह्यूमन एवोल्यूशन का। साइज इंपॉर्टेंट है बट इट्स नॉट द होल स्टोरी। पहला पॉइंट, साइज एंड ईक्यू। हमारा ब्रेन साइज रिलेटिव टू आवर बॉडी साइज दूसरे एनिमल्स के कंपैरिजन में एक्सेप्शनली लार्ज है। इस रेशियो को एंसेफलाइजेशन कोशेंट ईक्यू कहते हैं। एब्सोल्यूट साइज में शायद एलिफेंट का ब्रेन हमसे बड़ा हो, बट बॉडी साइज के प्रोपोर्शन में हमारा ईक्यू सिग्निफिकेंटली ज्यादा है। ओके, ईक्यू। दूसरा, एनर्जी कंजम्पशन। ये बड़ा ब्रेन काफी कॉस्टली है एनर्जी के टर्म्स में। ब्रेन हमारे बॉडी वेट का सिर्फ करीब 2% है, पर ये टोटल बॉडी एनर्जी का 20 से 25% कंज्यूम करता है, इवन जब हम रेस्ट कर रहे हो। 20-25%। हाँ, दैट्स ह्यूज। हाँ। ये इसकी एक्सट्रीम कॉम्प्लेक्सिटी और कांस्टेंट एक्टिविटी की वजह से है। जब हम इंटेंसिव मेंटल वर्क करते हैं जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग या लर्निंग, तो ये एनर्जी कंजम्पशन 30% तक भी जा सकता है। इट्स अ वेरी डिमांडिंग ऑर्गन। वाओ। तीसरा, नियोकॉर्टेक्स। ब्रेन का आउटरमोस्ट लेयर नियोकॉर्टेक्स एवोल्यूशनरी टर्म्स में सबसे रिसेंटली डेवलप हुआ हिस्सा है। ये रीजन हायर कॉग्निटिव फंक्शंस जैसे रीजनिंग, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, एब्स्ट्रैक्ट थॉट, प्लानिंग और लैंग्वेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसी रीजन में ग्रे और व्हाइट मैटर भी सिग्निफिकेंटली डेवलप हुए जो इंटेलिजेंस से क्लोजली लिंक्ड है। इस नियोकॉर्टेक्स का एक्सपेंशन ही हमें यूनिकली ह्यूमन बनाता है। नियोकॉर्टेक्स, द थिंकिंग कैप। एग्जैक्टली। चौथा, ब्रोकाज एरिया। नियोकॉर्टेक्स के अंदर एक स्पेसिफिक रीजन है ब्रोकाज एरिया, जो कॉम्प्लेक्स स्पीच प्रोडक्शन और लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए क्रूशियल माना जाता है। इसके डेवलपमेंट ने हमें सिर्फ साउंड्स प्रोड्यूस करने की नहीं, बल्कि उन साउंड्स को स्ट्रक्चर करके मीनिंगफुल लैंग्वेज बनाने की क्षमता दी। एनाटॉमिकल चेंजेस जैसे वॉइस बॉक्स की पोजीशन तो आवाज निकालने के लिए जरूरी थे, पर उस आवाज को इंटेलिजेंटली यूज करने की एबिलिटी लार्जली यहां से आई। लैंग्वेज का सोर्स, पाथवेज और कनेक्शंस भी डेवलप हुए। इससे इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग बहुत फास्ट और एफिशिएंट हुई। ये डेंस नेटवर्क ऑफ कनेक्शंस ही है जिसकी वजह से ब्रेन इतनी ज्यादा एनर्जी डिमांड करता है। So it's not just the sheer size, but the internal structure, the organization, specific advanced areas like the neocortex and Broca's area, और वो complex web of neural connections that makes the human brain so powerful. कमाल है। बिल्कुल। अब आते हैं कल्चरल फैक्टर्स पे, और यहाँ ये याद रखना बहुत जरूरी है कि एवोल्यूशन सिर्फ बायोलॉजी का खेल नहीं है। इंट्रोडक्शन टू बायो कल्चरल इंटरेक्शन। बायोलॉजी ने कल्चर को इन्फ्लुएंस किया और कल्चर ने बायोलॉजी को। इट्स अ कांस्टेंट टू वे स्ट्रीट, एक डायनामिक फीडबैक लूप है। बायोलॉजिकल चेंजेस ने नई कल्चरल पॉसिबिलिटीज क्रिएट की और फिर कल्चरल इनोवेशंस ने हमारे बायोलॉजिकल एवोल्यूशन पर नए सिलेक्शन प्रेशर्स डाले। राइट, ये इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पहला मेजर एग्जांपल है टॉपिक मेकिंग एंड यूज ऑफ द टूल्स। हाँ, टूल्स का यूज। जब हमारे एंसेस्टर्स ने एनवायरनमेंट से मटेरियल्स, खासकर पत्थरों को मॉडिफाई करके टूल्स बनाना शुरू किया, मतलब स्टोन एज की शुरुआत, इसने एवोल्यूशन पर एक नया सिलेक्शन प्रेशर क्रिएट किया। टूल बनाने के लिए प्लानिंग चाहिए, मटेरियल प्रॉपर्टीज का नॉलेज चाहिए, टेक्निक और फाइन मोटर स्किल्स चाहिए। हाँ, और इससे ब्रेन पे असर पड़ा होगा। कनेक्शन तो काफी क्लियर लग रहा है। एग्जैक्टली। जिन इंडिविजुअल्स का ब्रेन प्लानिंग, स्पेशल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और फाइन मोटर कंट्रोल में बेहतर था, वो बेटर टूल्स बना पाए। बेटर टूल्स से उन्हें फूड रिसोर्सेज एक्सेस करने में, जैसे बुचरिंग एनिमल्स या डिफेंस में या दूसरे टास्क में एडवांटेज मिला। इससे उनके सर्वाइवल और रिप्रोडक्टिव चांसेस बढ़ गए। एक बहुत इंटरेस्टिंग हाइपोथेसिस होमो इरेक्टस के बनाए गए हैंड एक्सेस को लेकर है। ये टूल्स अक्सर बहुत फाइनली क्राफ्टेड हैं, सिमेट्रिकल हैं और आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर काफी लार्ज नंबर्स में मिलते हैं, शायद इतने ज्यादा कि सिर्फ यूटिलिटी से एक्सप्लेन करना मुश्किल है। तो फिर तो एक सजेशन है कि शायद ये सिर्फ फंक्शनल नहीं थे, बल्कि सोशल सिग्नलिंग का भी एक फॉर्म थे। हो सकता है मेल्स इन्हें फीमेल्स को इंप्रेस करने के लिए बनाते थे, ये डिस्प्ले करने के लिए कि देखो, आई हैव द नॉलेज ऑफ रिसोर्सेज, आई एम स्किल्ड, आई कैन बी अ गुड प्रोवाइडर। इससे उनका रिप्रोडक्टिव सक्सेस बढ़ता होगा। सोचिए, टूल मेकिंग एज अ डिस्प्ले ऑफ फिटनेस। वाओ, मतलब टूल मेकिंग सिर्फ सर्वाइवल टूल नहीं था, बल्कि सोशल लाइफ और शायद मेट सिलेक्शन से भी जुड़ा था।
और इसका लैंग्वेज से क्या कनेक्शन बताया जाता है? हाँ, कुछ फैसिनेटिंग स्टडीज हुई हैं जब मॉडर्न ह्यूमंस को ब्रेन स्कैनर्स के अंदर बिठाकर उन्हीं एंशिएंट टेक्निक से स्टोन टूल्स बनाने को कहा गया जो होमो इरेक्टस यूज करते थे, तो उनके ब्रेन स्कैन्स में लैंग्वेज से रिलेटेड एरियाज, पर्टिकुलरली ब्रोकर्स एरिया, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन दिखाते हैं। तो ये हाइपोथेसिस है कि टूल मेकिंग की कॉम्प्लेक्स सीक्वेंशियल एक्शंस और प्लानिंग ने शायद उन न्यूरल पाथवेज को स्ट्रेंथन किया होगा जो बाद में लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट बने। दोनों एक्टिविटीज में ही स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंसेस, प्लानिंग और फोरसाइट की जरूरत होती है। इनक्रेडिबल कनेक्शन। और दूसरा बड़ा कल्चरल फैक्टर था टॉपिक? डिस्कवरी एंड यूज ऑफ फायर। इसने तो सब कुछ ही बदल दिया होगा, राइट? ये तो एकदम रेवोल्यूशनरी इनोवेशन लगता है। बिल्कुल। फायर के इंपैक्ट्स ट्रांसफॉर्मेटिव थे, बायोलॉजिकल और कल्चरल दोनों लेवल्स पर। पहला, एक्टिव टाइम एंड सोशल लाइफ। फायर ने कंट्रोलेबल लाइट और वार्मथ प्रोवाइड की। इससे हमारा एक्टिव टाइम सिर्फ डे लाइट आवर्स तक लिमिटेड नहीं रहा, रात में भी काम करना, ट्रैवल करना या सोशलाइज करना पॉसिबल हुआ। और फायर के आसपास लोग नेचुरली गैदर होते होंगे, इससे सोशल इंटरेक्शन बड़ा होगा, ग्रुप बॉन्डिंग स्ट्रांग हुई होगी। शायद यहीं से स्टोरी टेलिंग, नॉलेज शेयरिंग और कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज डेवलपमेंट को भी सिग्निफिकेंट बूस्ट मिला होगा। सोचिए, कैंप फायर के पास बैठकर कहानियां सुनाने का कल्चर कितना एंशिएंट हो सकता है। हाँ, अ गैदरिंग पॉइंट। दूसरा, माइग्रेशन एंड अडेप्टेशन। फायर ने वार्मथ प्रोवाइड की, ये एक्सट्रीमली क्रूशियल था। इससे ह्यूमंस कोल्डर रीजन्स में सक्सेसफुली माइग्रेट कर पाए और सर्वाइव कर पाए, जैसे अफ्रीका से यूरोप और एशिया के ठंडे हिस्सों में। ये एक पावरफुल कल्चरल सोल्यूशन था एक मेजर एनवायरमेंटल चैलेंज यानी कोल्ड क्लाइमेट का। अगर फायर ना होती तो कोल्डर रीजन में सर्वाइव करने के लिए हमें शायद प्योरली बायोलॉजिकल एडेप्टेशंस डेवलप करनी पड़ती, जैसे सिग्निफिकेंटली ज्यादा बॉडी फैट। फायर ने इस बायोलॉजिकल नेसेसिटी को बाईपास किया, एक कल्चरल एडेप्टेशन प्रोवाइड की और इस तरह हमारे इवोल्यूशनरी ट्रैजेक्टरी को इन्फ्लुएंस किया। कल्चर ने बायोलॉजी को बदल दिया, लिटरली। एग्जैक्टली। और तीसरा, डाइट एंड फिजिकल चेंजेस। फायर ने हमें नए एनवायरमेंट्स एक्सप्लोर करने और वहां के रिसोर्सेज यूज करने में मदद की, जिससे हमारी डाइट और डाइवर्स हो गई, ऑमनिवरस डाइट। लेकिन सबसे बड़ा इंपैक्ट हुआ कुकिंग का। कुक्ड फूड रॉ फूड के कंपैरिजन में सिग्निफिकेंटली सॉफ्टर था और डाइजेस्ट करने में आसान था। इससे क्या हुआ, च्यूइंग की एफर्ट कम हुई तो हमारे टीथ और जॉज ग्रेजुअली छोटे हो गए, जैसा हमने पहले डिस्कस किया। हाँ, वो कनेक्शन याद है। डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी प्रोफाउंड असर पड़ा, क्योंकि कुक्ड फूड को ब्रेक डाउन करना आसान था तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, खासकर लार्ज इंटेस्टाइन जैसे पार्ट्स को उतना एक्सटेंसिव काम नहीं करना पड़ा और वो भी साइज में श्रिंक हो गए ओवर एवोल्यूशनरी टाइम। अब सोचिए, डाइजेशन में कम एनर्जी खर्च हो रही थी तो वो बची हुई सेव्ड एनर्जी कहाँ गई? एक कंपेलिंग हाइपोथेसिस है कि ये सरप्लस एनर्जी ब्रेन के ग्रोथ और मेंटेनेंस में इन्वेस्ट हुई, यानी कुक्ड फूड ने इनडायरेक्टली हमारे लार्ज एनर्जी हंग्री ब्रेन्स के एवोल्यूशन को फ्यूल प्रोवाइड किया। वाओ, फायर वाज ट्रूली अ मल्टी-फैसेटेड गेम चेंजर। इसने ना सिर्फ हमारी लाइफस्टाइल, सोशल स्ट्रक्चर और ज्योग्राफिक रेंज को बदला, बल्कि हमारी फंडामेंटल बायोलॉजी को भी प्रोफाउंडली रीशेप किया, हमारे दांत, जॉ, डाइजेस्टिव सिस्टम और पोटेंशियली हमारे ब्रेन साइज को भी। ये बायोकल्चरल इंटरैक्शन का एक परफेक्ट और पावरफुल एग्जांपल है। बिल्कुल। और ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये अंडरस्टैंडिंग हमें मिलती कैसे है? ये आती है आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी कॉन्टेक्स्ट से। जब आर्कियोलॉजिस्ट को कोई चीज मिलती है, कोई फॉसिल बोन, कोई स्टोन टूल, कोई पॉटरी शार्ड, तो सिर्फ वो ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि उसका कंटेक्स्ट सबसे ज्यादा क्रूशियल होता है उसे एक्यूरेटली इंटरप्रेट करने के लिए। कॉन्टेक्स्ट से क्या मतलब है यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सेंस में? थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, कॉन्टेक्स्ट के बेसिकली 3 मेन एलिमेंट्स होते हैं। पहला है मैट्रिक्स, वो सराउंडिंग मटेरियल जिसके अंदर आर्कियोलॉजिकल रिमेन एम्बेडेड या प्रिजर्व मिला है। ये सॉइल हो सकता है, सेडिमेंट लेयर्स हो सकते हैं, रॉक हो सकता है या कोई और डिपोजिशनल मटेरियल। मैट्रिक्स हमें प्रिजर्वेशन कंडीशंस और साइट फॉर्मेशन प्रोसेसेस के बारे में क्लूज देता है। ओके, द सराउंडिंग स्टफ। दूसरा है प्रोवेनियंस, ये उस रिमेन की एग्जैक्ट 3 डायमेंशनल लोकेशन है स्पेस में। इसमें हॉरिजॉन्टल लोकेशन जैसे ग्रिड कोऑर्डिनेट्स और वर्टिकल लोकेशन यानी डेप्थ बिलो सरफेस दोनों प्रिसाइजली रिकॉर्ड किए जाते हैं। Knowing the exact provenience is critical for understanding its relationship with other finds and layers. एग्जैक्ट लोकेशन, गॉट इट। और तीसरा है एसोसिएशन, उस आर्कियोलॉजिकल रिमेन के साथ और क्या-क्या चीजें स्पेशली लिंक्ड या एसोसिएटेड मिली हैं, दूसरे आर्टिफैक्ट्स, इकोफैक्ट्स जैसे एनिमल बोन्स, प्लांट रिमेन्स या फीचर्स जैसे हर्ट्स, पिट्स, पोस्ट होल्स जो उसके इमीडिएट विसिनिटी में पाए गए। एग्जाम्पल? अगर एनिमल बोन्स के साथ स्पेसिफिक टाइप्स के स्टोन टूल्स एक ही लेयर में मिलते हैं तो ये स्ट्रांगली सजेस्ट करता है कि वो जगह शायद एक बुचरिंग साइट रही होगी। अच्छा, उसके आसपास क्या मिला? हाँ, इन तीनों एलिमेंट्स मैट्रिक्स, प्रोवेनियंस और एसोसिएशन को केयरफुली डॉक्यूमेंट और एनालाइज करके ही आर्कियोलॉजिस्ट पास्ट की कॉम्प्लेक्स स्टोरी को पीस बाय पीस रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। कॉन्टेक्स्ट के बिना एक आर्टिफैक्ट अपनी साइंटिफिक वैल्यू खो देता है, वो बस एक ऑब्जेक्ट रह जाता है जिसका पास सिग्निफिकेंस समझना नामुमकिन हो जाता है। तो आज हमने देखा कि ह्यूमन एवोल्यूशन एक कितना कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग इंटरप्ले है बायोलॉजी और कल्चर के बीच, जहां दोनों एक दूसरे को कॉन्स्टेंटली शेप और रीशेप करते हैं। हमने बाइपीडलिज्म से होने वाले प्रोफाउंड स्केलेटल चेंजेस देखे, फुट आर्ट से लेकर शेप स्पाइन तक, हर हिस्सा अपराइट वॉकिंग के लिए अडेप्ट हुआ। फिर हमने फेस, टीथ और स्कल के ट्रांसफॉर्मेशन समझे, कैसे ब्रेन ग्रोथ ने चेहरे को लिटरली रीशेप किया, जॉज और टीथ डाइट और टूल यूज के रिस्पॉन्स में छोटे हुए और चिन जैसा यूनिक ह्यूमन फीचर इमर्ज हुआ। और ब्रेन के अंदर ये सिर्फ साइज का मामला नहीं था, बल्कि नियोकॉर्टेक्स और ब्रोकाज एरिया जैसे क्रिटिकल रीजन्स का डेवलपमेंट हुआ, जिसने हमें हायर इंटेलिजेंस और कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज की कैपेसिटी दी। और कल्चरल फैक्टर्स में हमने टूल्स और फायर के रेवोल्यूशनरी इंपैक्ट को एक्सप्लोर किया, कैसे इन्होंने न सिर्फ हमारे सर्वाइवल स्ट्रेटजीज को बदला, बल्कि हमारे ब्रेन एवोल्यूशन और फिजिकल एनाटॉमी को भी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस किया। ये बायोकल्चरल फीडबैक लूप सच में कितना पावरफुल है। चलो एक क्विक रिकॉल करते हैं। बाइपेडलिज्म के लिए फुट में 2 मेन स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या थे जो स्टेबिलिटी और एफिशिएंसी के लिए इंपॉर्टेंट थे? पॉज। एक तो नॉन अपोजेबल बिग टो और दूसरा फुट आर्च का डेवलपमेंट। राइट। ब्रेन का कौन सा स्पेसिफिक रीजन कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज प्रोडक्शन के लिए पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट माना जाता है? ब्रोकाज एरिया जो नियोकॉर्टेक्स का हिस्सा है। करेक्ट।
और फायर स्पेसिफिकली कुकिंग ने डाइट और डाइजेस्टिव सिस्टम को फिजिकली कैसे चेंज किया जिससे एनर्जी सेव हुई? कुक्ड फूड सॉफ्टर हुआ, जिससे टीथ और जॉस छोटे हुए, डाइजेशन आसान हुआ तो डाइजेस्टिव सिस्टम स्पेशली लार्ज इंटेस्टाइन श्रिंक हुआ, और इससे बची हुई एनर्जी पोटेंशियली ब्रेन ग्रोथ के लिए अवेलेबल हुई। एक्सीलेंट। अब ये सोचना इंटरेस्टिंग होगा कि अगर किसी को समझाना हो तो ह्यूमन इवोल्यूशन के इस बायोलॉजिकल और कल्चरल कनेक्शन का मेन आइडिया सिंपल वर्ड्स में कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। इस बायोकल्चरल फीडबैक लूप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करना मतलब अंडरस्टैंडिंग को सॉलिडिफाई करने में हेल्प करता है। हाँ, अ गुड एक्सरसाइज। और एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में हम टेक्नोलॉजी से इतनी डीपली इंटीग्रेटेड है, कंप्यूटर्स, फोन्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या ये पावरफुल मॉडर्न कल्चरल फोर्सेस अभी भी हमारी बायोलॉजी को, हमारे ऑनगोइंग एवोल्यूशन को किसी सटल या नॉट सो सटल तरीके से शेप कर रही है? व्हाट डू पीपल थिंक? इसी थॉट के साथ आज की ये गहरी चर्चा यहीं खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू, इट वाज अ ग्रेट डिस्कशन।